नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से हमें मिल रही है गैंगस्टर विकास दुबे का भाई पुलिस के हाथ से फिसल गया है। कोर्ट में सरेंडर करने आया था विकास का भाई दीपक दुबे। कोरोना रिपोर्ट न होने के चलते सरेंडर नहीं कर पाया दीपक। कोर्ट के इर्द गिर्द पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वहां से दीपक दुबे फरार हो गया है। कल दीपक के घर की कुर्की हुई और दीपक दुबे पर 50,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ है। तो एक बड़ी चूक कहेंगे इसको पुलिस की, क्योंकि सरेंडर करने आया था दीपक दुबे, जो कि गैंगस्टर विकास दुबे का भाई है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। कोर्ट में सरेंडर करने आया था, सरेंडर नहीं कर पाया क्योंकि एक रीजन है, कोरोना की वजह से आपको कोरोना रिपोर्ट अपनी लानी होती है। लेकिन दीपक दुबे कोरोना रिपोर्ट नहीं लाया था और वहां से वो चला भी जाता है। पूरा दल बल मौजूद था वहां पर कोर्ट के बाहर, लेकिन पुलिस उसको विकास दुबे को पकड़ नहीं पाई। और यह भी हम आपको जानकारी दे दें कि दीपक दुबे पर 50,000 का इनाम है और कल ही उसके घर की कुर्की हुई थी। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और ऋषभ हमारे सहयोगी इसी पर जुड़ गए हमारे साथ। ऋषभ, बताइए जरा, कहां चूक हो गई, कैसे फिसल गया दीपक दुबे? मनु, देखिए, कल से इस बात की चर्चा चल रही थी जब दीपक दुबे के घर की कुर्की हुई थी कि दीपक दुबे के ऊपर पुलिस का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो किसी भी दिन सरेंडर कर सकता है या ऐसा भी हो सकता है पुलिस से उसका कहीं आमना सामना हो जाए। उसके बाद से ये चर्चा थी कि वो सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद से आज सुबह से ही पुलिस की टीम ने लखनऊ कोर्ट के बाहर अपना डेरा डाल रखा था। सादे कपड़ों में तमाम पुलिसकर्मी असलहों के साथ मौजूद थे और हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि दीपक दुबे अपने वकील के साथ आया था, कोर्ट में हाजिर हुआ और उसने सरेंडर की एप्लीकेशन दी थी। लेकिन कोर्ट से यह कहा गया, चूंकि आपके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, लिहाजा फिलहाल आपका सरेंडर नहीं हो सकता है। तो दीपक दुबे वहां से फिर बच के निकल भी जाता है। कोर्ट के बाहर तमाम टीमें खड़ी रहती हैं, वो ताकती रह जाती हैं, उनके हाथ से फिसल जाता है दीपक दुबे। तो एक बड़ी नाकामयाबी जरूर रही है लखनऊ पुलिस के लिए कि उन्होंने जो घेराबंदी की थी, जो उन्होंने पूरी प्लानिंग और तैयारी की थी, उसको वो चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया है फिलहाल। मनु जी, ऋषभ जरा ये समझाइए कि कितनी देर का वो पूरा प्रोसेस रहा होगा कि दीपक दुबे आता है, सरेंडर करने के लिए कहता है और कोरोना रिपोर्ट नहीं होने के चलते उसको सरेंडर नहीं करने दिया जाता है। उस वक्त क्या कर रही थी पुलिस? नहीं पता चला कि दीपक दुबे पहुंचा हुआ है सरेंडर करने के लिए? देखिए मनु, जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 2 बजे दीपक दुबे कोर्ट में पहुंचा था। हालांकि वो कार में बैठा हुआ था, पहले कोर्ट परिसर के आसपास ही एक कार के अंदर बैठा हुआ था। करीब 2 बजे वो कोर्ट के परिसर के अंदर दाखिल हुआ है और जो लोग बता रहे हैं कि उसने शायद बुर्का पहना हुआ था और वो बचते बचाते कोर्ट तक पहुंचा था। उसके वकील उसके साथ में थे, लेकिन कोर्ट से यह कह दिया जाता है कि आपको कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। इसके बाद फिर वो वहां से फरार होता है। हालांकि इस बात की भनक लग चुकी थी पुलिस को, पुलिस की टीम भी मौजूद थी सादे कपड़ों में कोर्ट के इर्द गिर्द, लेकिन उन सब को चकमा देते हुए दीपक दुबे वहां से फरार हो जाता। तो एक बड़ी नाकामयाबी जरूर इसको कहेंगे। मनु, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कल की तस्वीर जब दीपक दुबे के लखनऊ के घर की पुलिस ने कुर्की की थी। लखनऊ के कृष्णा नगर में विकास दुबे के भाई दीपक प्रकाश दुबे का घर है, उसी की कुर्की की ये तस्वीरें कल की हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा नगर में विकास दुबे के भाई दीपक दुबे का ये घर है जिसमें कुर्की चल रही है। सारे सामान को पुलिस इकट्ठा कर प्रशासन के साथ ले जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। यहां पर नोएडा में धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग परिवार के सदस्यों का कस्बे में धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे थे चारों संदिग्ध। आरोपितों में एक कोरिया की रहने वाली विदेशी महिला भी शामिल है। ईसाई धर्म अपनाने का लालच दिया जा रहा था लोगों को। थाना सूरजपुर क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और थाना क्षेत्र सूरजपुर में अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें 4 लोगों को जो है पुलिस हिरासत में लिया गया है और एक जो है वो विदेशी महिला भी इसमें शामिल है, जिसमें लोकल के कुछ लोगों को जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जो है वो उकसाया जा रहा था और इसमें पूर्व में भी इनके द्वारा लालच और प्रलोभन दिया गया था। इसी क्रम में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कब से ये चल रहा है? क्या पहली बार पहुंचे थे धर्म परिवर्तन कराने और किस तरह का लालच ये देते हैं लोगों को?
देखिए मनु, बता दूं कि कस्बे में जो सूरजपुर कस्बा है उसमें ये चारों संदिग्ध गए थे। जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो ये लोग हैं जो धर्म परिवर्तन के नाम पे लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे रहे थे, पहले भी पेंडेमिक से काफ़ी दिनों से लोगों को पैसे और खाने पीने की चीज़ें दे रहे थे, लगातार लोगों के संपर्क में थे। लोगों को बार बार बोला जा रहा था कि मूर्ति हटाइए, जो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं भगवान के मूर्ति लगाई हुई है इन्हें हटाइए और ईसाई धर्म अपनाइए। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे और तरह तरह के लोभन दे रहे थे, पैसे भी दिए जाते थे। तो आज जो एक विदेशी महिला जो कोरिया की रहने वाली है वो 4 लोकल लोगों के साथ जाती है और 2 परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं। उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि आपको पैसे दिए जाएंगे, आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, जिसमें पंडित और जो अग्रवाल समाज के लोग थे उनको प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाइए। तो पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा है, पकड़ने के बाद हिरासत में ले लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। एम्बेसी के लोगों को बुलाया गया, कोरिया से जो जुड़े लोग एम्बेसी के हैं उनको बुलाया गया है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अब इसमें काम कर रही है, उनसे तफ्तीश की जा रही थी कितने लोगों को इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, अब तक कितने लोगों को ये धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। लेकिन अब पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा और जो लोग इनके द्वारा पहले भी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आगरा से आ रही है। दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने ये गोली मारी है। पुरानी रंजिश में हत्या करने का शक जताया जा रहा है। थाना सदर इलाके में वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र सदर के राजपुर चुंगी एरिया में राजपुर तिराहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली पुलिस मौके पे पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति है उसको पहले ही एसएन मेडिकल में शिफ्ट कराया गया था, वहाँ पे जिनकी उसकी मृत्यु होने की सूचना बाद में पुलिस को प्राप्त हुई। इस घटना में एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार, इन्होंने घटना को कारित करने का फुटेज इत्यादि पुलिस को जो है वो प्राप्त हुआ है। इसमें और सघनता से पूछताछ की जा जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और आरिफ हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ बताइए जो यार ये शख्स कौन था और पुलिस अब क्या कह रही है? देखिए मनु, जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम हरेश पचौरी है। बताया जा रहा है ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये तमाम रंजिशन मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस का कहना ये है कि प्रॉपर्टी डीलर था, लेकिन तमाम रंजिशें थी, जमीनी विवाद इनके बहुत ज़्यादा थे और उसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि एक बाइक पर 2 बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाई जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे खुलासे के लिए 5 टीमें गठित कर दी है और तमाम फोर्स लगा दिया गया है। कई थानों का जो टीम है वो लगा दी गई है। जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं उनको भी दिखाया जा रहा है कि बदमाश किधर से आए थे और किधर भागे। यानी कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, बड़ी हाई टेक्निक जो कैमरे हैं उनका भी इस्तेमाल कर रही है। तो फिलहाल पुलिस अभी खुलासे में लगी हुई है, लेकिन पुलिस के पास अभी कोई ऐसा मनु कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चलेगा आखिर हत्यारे कौन थे और हत्या की वजह क्या थी। जी मनु। जी बहुत शुक्रिया आरिफ आपका तमाम जानकारी के लिए कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर था और बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में हो सकता है उसकी हत्या की गई हो। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर में भी दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। आपस में भिड़े 2 युवकों के 2 गुटों के विवाद में गोलियां चली हैं। फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके से कुछ युवकों को भी पकड़ा है। सहारनपुर के सरसावा कस्बे का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर में किस तरह से दिन दहाड़े फायरिंग हुई है और वहां पर इस वजह से हड़कंप भी मच गया है। और जो लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं ये वो बदमाश है जिन्होंने फायरिंग की है। 2 गुट भिड़े हैं आपस में, युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं सरसावा कस्बे में, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। पुलिस ने कुछ युवकों को भी पकड़ा है जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, जिसको लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। युवकों को पकड़ा गया है और पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि दिन दहाड़े फायरिंग आखिर क्यों की गई है। और देवेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश बताइए जरा इस खबर पर क्या अपडेट है? मनु, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 छात्रों के गुटों में ये झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद आमने सामने फायरिंग की वीडियो किसी ने बनाई और फिर मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने तभी तुरंत कुछ छात्रों को पकड़ लिया और उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एसएसपी को हमने फोन किया था, अभी उनका फोन नहीं उठ पाया। तो जैसी जानकारी होगी हम तुरंत। जी बहुत शुक्रिया देवेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबर शामली से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं 2 लोगों की हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो शामली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में 2 गुट आमने सामने आ जाते हैं, खूनी संघर्ष होता है और जिसकी वजह से इस खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए हैं। 2 घायलों की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। ये जमीनी विवाद का है, थोड़ा हमने बेनावा ले रखा था और उसमें हम अपना जो गोबर होता है वो डालने गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया उधर से और लाठी डंडे लेके आए और गाली गलौज करने लगे और लाठी डंडे से वार किए। और हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहनवाज, बताइए जरा, पुलिस ने क्या किया है अब तक इस मामले में? देखिए, जो पूरा मामला है वो कांदला थाना क्षेत्र के सोपुर टील गांव का है, जहां पर ये जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसमें 5 लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए भेजा गया है और उन्हीं के तहरीर आने के बाद आरोपी पर एक्शन होगा। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका तमाम जानकारी के लिए। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज को जान से मारने की धमकी दी गई है। स्पीड पोस्ट से लेकर अदालत में भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को जिंदा रखना है तो चुन्नी लाल की जमानत मंजूर कर दो। मैंने तुम्हारे सारे ठिकानों का पता लगा लिया है। मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने अपर जिला जज को डाक से पत्र भेजकर जमानत ना देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने जज की शिकायती पत्र पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद बरेली में एडीजे एंटी करप्शन है, उनका एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति ने उनके ऊपर धमकी दी है और उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया है कि अगर उनको बेल नहीं दी जाएगी तो वो उनको जान से मारने की धमकी उसमें दे रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो संबंधित अभी वर्तमान में जो अभियुक्त है वो जेल में ही बंद है, लेकिन कैसे वो पत्र उनके पास पहुंचा है इस पूरी की छानबीन की जा रही है और इसमें जो एडीजे एंटी करप्शन है उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक मसाला मार्ट पर 3 विदेशी लोग ठगी कर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि इंडियन करेंसी को देखने के बहाने से ठगों ने 9000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तीनों ठगों ने अपने आप को बेल्जियम का बताया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जो आप देख रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में 2 विदेशी युवक और एक लड़की को साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ठगों की तलाश में जुटी हुई है। करने लगे कि नोट कैसे होते हैं, इंडियन नोट कैसे होते हैं, कौन सा बड़ा नोट होता है, कौन सा छोटा नोट होता है, वो दिखाने के लिए मैंने देखा तो उसमें बोले सबसे बड़ा नोट कौन सा होता है, 2000 का, तो दिखाना 2000 का मेरे पास था नहीं। तो वो एक 500 की नोट की गड्डी थी, वो उन्होंने हाथ से लेकर गिनने लगे, देखने लगे और बताने लगे जाना क्या क्या अपनी भाषा में आपस में जी। और जब फिर मुझे दे गए वो, मैंने रख ली। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने लूटे हुए 69 यानी 69 बाइकों को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। मौके से बाइक चोर गैंग के 26 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने छानबीन कर कड़ियों को जोड़ा, जिसके बाद पुलिस चारों आरोपियों तक पहुंची है, चोरों तक पहुंची है। एसपी अविनाश कुमार पांडे ने बताया है कि लंबे समय से बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया और ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को 26 चोर पकड़े गए हैं। और जो भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर चोरी होती है, वहां की एक बाइक को, एक 4 व्हीलर को हमने वाहन ऐप पर डालकर चेक किया, जो हमारा ई चालान का ऐप है। तो उसमें जो भी इंजन नंबर, चेसिस नंबर फर्जी आए या इस प्रकार से वाहन प्लेट फर्जी आई, उसके साथ ही जो ऐसी बस्तियां हैं जहां पर ऐसे वाहन चोर इत्यादि ज़्यादा रहते हैं, तो उनका भी सत्यापन कराया गया। रात भर पुलिस टीमों ने वहाँ एक वाहन का सत्यापन किया। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैनपुरी पुलिस ने 69 चोरी के वाहन को बरामद किया है। उसके अलावा 26 चोरों को गिरफ्तार किया है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कितनी महंगी बाइकों को ये लोग सस्ते में बेचते थे और लोग लालच में इसको खरीद लेते थे। उनको पता ही नहीं होता था
कि ये जो बाइक खरीद रहे हैं वो दरअसल चोरी की है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाए कि ये बाइकर्स गैंग वाले कितने शातिर किस्म के थे कि पुलिस को चकमा देने के लिए खुद अपनी बाइक पर न सिर्फ पुलिस का निशान लगाते थे बल्कि बाकायदा उस पर पुलिस भी लिखाते थे ताकि पुलिस इसको न रोके और स्टाफ का समझ के इसको आगे जाने दे और ये बड़ी आसानी से 420 करके उस इलाके से निकल जाएं। सफलता कही जाएगी, बड़ा ही तरीके से जाल बिछाकर इन्होंने इस चोरों के मंसूबों को बेनकाब कर दिया और इसके साथ ही इन्होंने सभी जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब ये सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18, मैनपुरी। बलरामपुर की पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से 3 लग्जरी गाड़ियां, 2 तमंचे और कारतूस के साथ साथ 72,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने 15,000 रुपए का इनाम दिया। इन बदमाशों ने ही वेबसाइट से 1 लाख रुपए की लूट की थी और भी उन पर कई मामले भी दर्ज हैं। जो मेन हमारा वर्कआउट हुआ है सैदुल्ला नगर का 1 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो बेसिकली वहाँ पर भी वो ठगी करने आए थे, मगर वहाँ जब बात नहीं बनी तो वो छिनैती में वो तब्दील हो गया था इनके द्वारा और वो वहाँ पे सिलेरी हुई गाड़ी से भागे थे। उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने ये गैंग रिकवर किया है और इसमें 3 लोग आए हैं। मनोज कुमार है मौर्य जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, खंडासा थाने के। भगवान दास साहू जो बलसाड़ गुजरात का है। विकास पटवा ये भी गुजरात से हैं। ये लोग ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से हैं बट 1 दशक से भी ज़्यादा से गुजरात में रह के वहाँ भी क्राइम कर रहे हैं। इनके पास से कुल 72,000 की हमें धनराशि प्राप्त हुई है। 3 लग्जरी कार जिसमें कि इनोवा, TUV। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। हाथरस केस के 3 महीने बाद मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की चार्जशीट से यह साफ हो गया कि हाथरस की पीड़िता की गैंग रेप के बाद हत्या की गई। हाथरस में रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सीबीआई ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू को आरोपी बनाया है। सीबीआई की टीम की ओर से जांच अधिकारी सीमा पाहूजा ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या, छेड़छाड़ और SC/ST की धारा में केस बनाया गया है। सीबीआई के वकील मुन्ना सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। हाथरस कांड की 2 महीने से पड़ताल चल रही थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने केस सीबीआई को जांच के लिए सौंपा था और अब आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। चार्जशीट दाखिल होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ सरकार संरक्षित न्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। अब आपको हम बताते हैं सीबीआई की चार्जशीट में कौन सी अहम बातें हैं। 69 दिनों में 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मृतका के अंतिम बयान के आधार पर चार्जशीट संदीप, रामू, रवि और लवकुश पर आरोप हैं। गैंगरेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। चारों आरोपियों के पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ है। चार्जशीट में आरोपी लवकुश को बालिग माना गया। सीबीआई की अधिकारी सीमा पाहूजा के नेतृत्व में हुई जांच। सीबीआई ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। इन दिनों में चश्मदीद छोटू से कई बार पूछताछ की गई है। सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। मौकाए वारदात का पूरा नक्शा बनाया गया। पीड़िता के भाई का फोरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। 4 जनवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। सीएम योगी ने इस मामले की सीबीआई जांच का फैसला किया था। सीबीआई जांच से संतुष्ट है पीड़ित के परिजन। खबर जौनपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। इस अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई है। नाराज परिजनों ने डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मौत होने के कारण बताए, तो वहीं डॉक्टर्स ने परिजनों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। शाहगंज कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस की जांच में महिला की मौत वाराणसी के अस्पताल में होने की बात सामने आई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
था तो सुबह सुबह एक्सपायर हो गया, उसको मैंने मिट्टी दे दिया। मैंने रोते रोते सब लोग पागल हो गए। बहू मेरी यहाँ थी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने फतेहपुर और देवरिया में छापेमारी कर अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।